गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। और कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बेटा जी, मैं आपका मयंक सर आज के इस NCERT बूस्टर डोज प्रोग्राम में आप सबका वेलकम करता हूं। आज बच्चों अपन जो अपनी 11th NCERT का एक 7th चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, उस चैप्टर में बेटा जी टिश्यू के बारे में दे रखा है, उत्तकों के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज उसी पॉइंट को अपन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसमें बच्चों ये है कि हर बार अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर नीट के पेपर अपन देखेंगे बच्चों, तो हर बार कम से कम एक क्वेश्चन, और अगर अपन ह्यूमन फिजियो के कुछ सिस्टम इससे कनेक्ट कर दें तो कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर होते हैं। हाँ, और आता वो जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली बेटा जी NCERT ओरिएंटेड, NCERT बेस्ड ही आता है। तो करें स्टार्ट। आज मैं आपको उसी टिश्यू के बारे में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो टिश्यू वर्ड है बेटा जी, जिसको अपन उत्तक बोलते हैं, एक्चुअल में है क्या? तो टिश्यू का मीन बच्चों ये हुआ कि ग्रुप ऑफ सेल्स। अपने को पता है जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स से टिश्यू बना बच्चों, टिश्यू से ऑर्गन बना और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बच्चों, संगठन के स्तर होते हैं। तो जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है बेटा जी, उसी से आप टिश्यू बना रहे हो, उत्तक बना रहे हो। तो उत्तक की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो 3 चीजों में बेटा जी, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजन, क्या स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजन, इनमें क्या हो, सेम हो, उसको आप टिश्यू बोल सकते हो। और अगर थोड़ा सा और डीपली जाओ बेटा जी, तो ऐसी सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स जो हो सकता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफर भी हो बच्चों, लेकिन ओरिजन में हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओरिजन की बात करूं तो बच्चों 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो जिन सेल्स का ओरिजन सेम हो उनका ग्रुप एक टिश्यू फॉर्म करता है। और ये जो टिश्यू है बेटा जी, ये सबसे पहले, हाँ ये भी ध्यान रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टिश्यू सबसे पहले सिलेंट्रेटा फाइलम से स्टार्ट हुआ था। कौन सा फाइलम? सिलेंट्रेटा, वही जिसमें हाइड्रा भी रखा जाता है, वही, वहां से टिश्यू सबसे पहले स्टार्ट हुआ। देन ग्रुप ऑफ टिश्यू से बेटा जी ऑर्गन बन गए, जैसे अपने हार्ट, किडनी, लीवर, ये ऑर्गन है। इन ऑर्गन से बेटा जी फाइनली बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू में हम बात कर रहे थे कि जो बेटा जी अपनी ह्यूमन बॉडी है, उसमें सेल्स तो बिलियंस ऑफ सेल्स है, अरबों खरबों कोशिकाओं से आपकी बॉडी, शरीर बना हुआ है। लेकिन बेटा जी टिश्यू आपकी बॉडी में 4 ही होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल उपकला उत्तक, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। अब बच्चों ओरिजिन की बात करें ना, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो तीनों जर्मिनल लेयर से बनता है बच्चों, एक्टोडर्म से भी, एंडोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी, तीनों जर्मिनल लेयर से एपिथेलियल टिश्यू। अगर बात बच्चों अपन कनेक्टिव टिश्यू की करें और मस्कुलर की करें तो वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और जो नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से बनता है। किससे? एक्टोडर्म से। तो जो आपका ब्रेन है बेटा जी, एक्टोडर्मल हो गया ना। चलो आज के बेटा जी अपन बूस्टर डोज में उस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, उपकला उत्तक के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो बेटा जी जो एपिथेलियल, देखो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एपिथेलिया। एपी का मतलब अपॉन, ऊपर, थेलिया का मतलब होता है बेटा जी ग्रोथ। ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, उसको आप एपिथेलियल टिश्यू बोलते हो। हाँ, प्लूरा एपिथेलिया है, सिंगुलर में एपिथेलियम बोल देते हैं। इन जनरल बच्चों वर्ड के लास्ट में अगर ए सफिक्स लगा हुआ है, लास्ट में ए, एपिथेलिया, ए लग गया, मीन वो प्लूरल को हाँ रिप्रेजेंट करता है, बहुवचन, वही। तो एपिथेलियम, एपिथेलिया। अब बच्चों अगर अपन बात करें तो जो एपिथेलियम टिश्यू है, उस टिश्यू में बेटा जी अपन स्टार्ट में जैसे लेते हैं कि भाई तीनों जर्मिनल लेयर से बना, बात क्लियर हो गई। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यू में याद रख लो बच्चों, मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर इन चारों टिश्यू की बात करूं बच्चों, इन चारों में सबसे ज्यादा जो रीजनरेशन है, पुनरुद्भवन है, वो सबसे ज्यादा एपिथेलियल टिश्यू में होता है। आपकी स्किन बेटा जी वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, रीजनरेशन। हाँ, अगर आपके दिमाग में वो प्लेनेरिया भी आ रहा होगा बच्चों, तो वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन हो, ऐसा जीव जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की कैपेसिटी हो, वो प्लेनेरिया है बेटा जी, जो मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमिंथी। तो अगर टिश्यू के रेफरेंस में आए तो आप बता दोगे एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? देन बच्चों एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन डिस्कस करें तो 2 टाइप के बेटा जी
दो अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। एक आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक आता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एंड कंपाउंड, ये बच्चों सिंपल और जो कंपाउंड है ये किसके बेस पर है? तो सिंपल कंपाउंड अपन बोलते हैं इनकी लेयर के बेस पर। अगर एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अगर बेटा जी एक के ऊपर एक ऐसे कई लेयर है, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंगल लेयर सिंपल है, एक से ज्यादा है तो कंपाउंड हो गया। अब जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बच्चों, अगर लेयर एक ही होगी, देखो एक ही लेयर हुई ना बच्चों, तो थिकनेस कम है, तो उससे इजीली डिफ्यूजन सिक्रीशन हो जाएगा। विषरण आराम से हो सकता है ना जब लेयर एक ही हो, थिन हो। और अगर बेटा जी लेयर एक से ज्यादा हो तो वहां वो डिफ्यूजन में ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। उसका मेन रोल होगा प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस, आघातों से सुरक्षा करना, यांत्रिक आघातों से सुरक्षा। क्योंकि जब कई लेयर आ गई, थिकनेस बढ़ गई बेटा जी, तो एक तरह से वो मैकेनिकल स्ट्रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे आपकी स्किन स्ट्रेस से प्रोटेक्ट। और जो सिंगल लेयर है सिंपल एपिथेलियल, उसमें एक ही लेयर है, तो एक लेयर है तो बेटा जी इजीली डिफ्यूजन, विसरण वगैरह एब्जॉर्प्शन वहां होता है। क्लियर बात? अब इसके एग्जांपल में समझ लेंगे कहां कहां ये प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें अपन ये बताते हैं कि पहले मैं सिंपल की बात कर लेता हूं। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है इसकी भी बेटा जी आगे कई टाइप्स होते हैं, और ये जो कई टाइप्स है वो अपन ने इनकी शेल की शेप के बेस पर बताया। शेप ऑफ सेल, कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बेटा जी। पहला हमने बोला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, सरल शल्काकार उपकला उत्तक, सिंपल स्क्वामस, शॉर्ट में आप इसको SSE बोलते हो, सिंपल स्क्वामस। अब सिंपल स्क्वामस में बेटा जी जो शेप ऑफ सेल है, सेल की जो आकृति है वो फ्लैट कोशिकाएं होती है, चपटी होती है। हाँ, स्केल शेप्ड फ्लैट सेल्स होती है वो सिंपल स्क्वामस। इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, अनियमित बेटा जी, ऐसे स्केल शेप्ड होती है, लहराती हुई वेवी अपीयरेंस मिलते हैं, बोलते हैं लहराती हुई वैसे वेवी अपीयरेंस, ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अब मेन बेटा जी इसका रोल होता है डिफ्यूजन में, विसरण में। जहां डिफ्यूजन होगा वहां आपको मिलेगी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ, इनके जो एग्जांपल है ना बेटा जी उनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। तो जहां डिफ्यूजन होगा वहां सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जैसे एग्जांपल एक सीधा सा मैंने ले लिया बेटा जी आपकी एल्वियोलाई, वायुकुपिका। जब आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो बच्चों, तो एयर कहां गई? लंग्स की एल्वियोलाई में गई। वहां से ऑक्सीजन किसको देनी है? ब्लड को देनी है ना। और ब्लड में से बेटा जी क्या लेनी है? CO2। तो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच गैसेस का क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। किसके अकॉर्डिंग? डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलता है फ्रॉम हाई टू लो। तो एल्वियोलाई में बेटा जी जो ऑक्सीजन है वो आ गई ब्लड में, और ब्लड की CO2 चली गई एल्वियोलाई में। तो डिफ्यूजन हुआ। तो उस ब्लड वेसल्स में और बेटा जी एल्वियोलाई दोनों में आपको क्या मिलेगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या मिलेगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो जहां डिफ्यूजन है वहां अपन किसको बता देंगे? स्क्वामस एपिथेलियम की बात करेंगे। क्लियर? ये एग्जांपल दोनों एल्वियोलाई और साथ में मैंने किसको बताया? ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है बेटा जी, दोनों में स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा। इसके अलावा एक आप नेफ्रॉन याद रख सकते हो बच्चों। नेफ्रॉन के एग्जांपल आते हैं। नेफ्रॉन याद आया? यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में बोमन कैप्सूल आता है, हाँ, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT, वो सब आते हैं ना बच्चों। तो नेफ्रॉन में आप दो याद रख लेना, एक तो बोमन कैप्सूल, एक लूप ऑफ हेनले की बेटा जी डिसेंडिंग लिम्ब। दो लिम्ब होती है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग जिसमें फिल्ट्रेट नीचे जाएगा, असेंडिंग जिसमें ऊपर आएगा। तो बोमन कैप्सूल एंड डिसेंडिंग लिम्ब बोथ आर एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। मैंने 4 एग्जांपल आपको स्क्वामस के बता दिए बच्चों, जहां डिफ्यूजन मेजर एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स, दो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके अलावा बच्चों नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, हेनले लूप की अवरोही भुजा, सब में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सेकंड, स्क्वामस के बाद बेटा जी एक आया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल में क्यूब लाइक सेल्स होती है, घनाकार उपकला, वो क्यूबोइडल हुआ बच्चों। क्यूबोइडल, उसमें फ्लैट वो सेल्स थी, ये क्यूबोइडल है। अब क्यूबोइडल में बच्चों जो क्यूब लाइक सेल्स है उनका एग्जांपल, मेन रोल इनका सिक्रीशन में होता है, स्त्रावण में होता है। तो पहला आपके दिमाग में घुस रहा है बेटा जी, जो जितनी भी ग्लैंड्स होती है ना, ग्रंथियां, उसकी भी बात करेंगे अपन। ग्लैंड्स में मोस्टली आपको कौन सी एपिथेलियम मिलेगी? क्यूबोइडल। सिक्रीशन वाली कौन सी? क्यूबोइडल, ग्लैंड्स में मिलती है। उसके अलावा बेटा जी एक जर्मिनल एपिथेलियम, जी से ग्लैंड्स और जी से जर्मिनल एपिथेलियम, जननिक उपकला,
नाम ही देखो जर्मिनल एपिथेलियम है बच्चों, तो ये गैमेट्स बनाती है ना, टेस्टिस एंड ओवेरी में। मेल गैमेट स्पर्म होता है वो टेस्टिस में बनेगा, फीमेल गैमेट ओवम अंडाणु होता है वो ओवेरी में बनता है। तो जो बनाती है वो जर्मिनल एपिथेलियम है, वो भी सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनेगी। तो ग्लैंड्स और जर्मिनल एपिथेलियम प्लस बेटा जी, अब देखो नेफ्रॉन के दो पार्ट तो हमने वहां ले आए थे, बोमन कैप्सूल और डिसेंडिंग लिम्ब। उसके अलावा जो पार्ट है लाइक पीसीटी, डीसीटी, वो इंक्लूड किस में हो जाएंगे? क्यूबोइडल एपिथेलियम में। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, नेफ्रॉन के जो नलिकीय भाग होते हैं, उनमें अपने को क्या मिलेगी? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, इनमें आपको क्या मिला? क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्लियर बच्चों? अब पीसीटी में थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि जो पीसीटी है ना बच्चों, नेफ्रॉन की पीसीटी होती तो क्यूबोइडल है, लेकिन इस क्यूबोइडल की जो फ्री सरफेस है उनके ऊपर बेटा जी माइक्रोविलाई लगे रहते हैं, सूक्ष्मांकुर। अब माइक्रोविलाई माइंड में आते ही क्या आया? सरफेस एरिया इंक्रीज। तो बेटा जी माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज हुआ, जितना ज्यादा एरिया इंक्रीज हुआ उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा। तो बच्चों नेफ्रॉन के किस पार्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा? तो आपका आंसर जाएगा पीसीटी, क्योंकि वहां कौन? माइक्रोविलाई है। क्लियर बात? तो माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर बनाती है ना, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ब्रश बॉर्डर हो गया। क्लियर? तो है तो क्यूबोइडल, लेकिन क्यूबोइडल के साथ कौन आ गए? माइक्रोविलाई आ गए। तो पहला सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, दूसरा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, थर्ड बेटा जी बात करें सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर स्तंभाकार कोशिकाएं, स्तंभ के जैसी, पिलर शेप्ड होती है बच्चों। पिलर शेप्ड का मतलब लेंथ तो ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। लेंथ ज्यादा, विड्थ कम। और इन सेल में बेटा जी जो न्यूक्लियस होता है ना कोलमनर में, वो बेसल पार्ट पे होता है, आधारी भाग पर केंद्र का जाता है। बाकी क्यूबोइडल और स्क्वेमस में तो जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में मिलता है। इन सेल में न्यूक्लियस थोड़ा सा बेसल पार्ट पे, आधारी भाग पे आ जाएगा, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। अब इस कोलमनर में बच्चों क्या होता है कि कुछ कोलमनर के ऊपर तो हम बता सकते हैं, वही अभी जो बता रहा था मैं, माइक्रोविलाई मिल सकती है आपको। बिल्कुल कोलमनर के ऊपर भी माइक्रोविलाई होती है। ऐसा आपके इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में आप फूड को क्या करना होता है बच्चों? एब्जॉर्ब करना होता है, अवशोषण करते हैं। तो वहां भी सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कौन मिली आपको? माइक्रोविलाई। लेकिन वहां सेल कैसी है? कोलमनर है। तो ब्रश बॉर्डर आ गया, पूछ रखा है एग्जाम्पल ही। और बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब में, वही फैलोपियन ट्यूब फीमेल में जहां फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब की बच्चों जो सेल्स है उनमें सीलिया लगे रहते हैं, सीलिया। और वो सीलिया बेटा जी, सीलिया का काम यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट, एक दिशीय गति करवाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब में जो कोलमनर सेल्स है बेटा जी, उसके साथ कौन आ गए? सीलिया आ गए। तो उसको सीलिएटेड बोल देंगे एपिथेलियम। जैसे आपकी ब्रोंकियोल्स भी होती है, आपका ट्रेकिया, हमने सांस ली बेटा जी, तो एयर के साथ अगर बाई चांस कोई डस्ट पार्टिकल्स आ जाए तो आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, श्वसनिका, ये जो ब्रांच होती है ना, इनमें सीलिया होते हैं। तो वो पहले तो उन डस्ट पार्टिकल को बेटा जी जो म्यूकस है वो ट्रेप कर लेगा, फिर सीलिया मूव करके उसको बाहर भेज देंगे। तो जहां सीलिया होते हैं एपिथेलियम पर, दैट्स कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, पक्षमाभिकीय उपकला। इसके दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स। फैलोपियन ट्यूब इज पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्रोंकियोल इट्स पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रेकिया की ब्रांच बच्चों ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं ना अपन, सांस नली, ट्रेकिया, उसमें सीलिया होते हैं। तो वो वहां, और सीलिया में मूवमेंट याद रख लेना बच्चों हमेशा यूनी डायरेक्शनल। क्लियर? तो सिंपल एपिथेलियम का मीन बच्चों जहां एक ही लेयर होगी, और एक लेयर है तो मेन रोल इनका डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन उनमें होगा। सेल की शेप कैसी, उस बेस पर 3 बता दिए। सिंपल स्क्वामस, स्क्वामस का एग्जांपल फिर से बोल रहा हूं, एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स जहां डिफ्यूजन होगा। नेफ्रॉन में कहां? बोमन कैप्सूल और हेनले-लुजूब की डिसेंडिंग लिम्ब बेटा जी। सिंपल क्यूबोइडल सेल कैसी है? क्यूब लाइक है, मेन ग्लैंड्स, ग्रंथियों में सिक्रीशन। उसके अलावा बेटा जी से जर्मिनल एपिथेलियम, जननी उपकला, देन नेफ्रॉन के बचे हुए पार्ट पीसीटी और डीसीटी में। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सेल हो गई पिलर शेप्ड, लेंथ ज्यादा, विड्थ कम, न्यूक्लियस आ गया बेस पर, आधारी भाग पर। फ्री सरफेस पे सीलिया है, देन इट्स कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम, जिसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स। और उसके अलावा बेटा जी ले सकते हो, कुछ में माइक्रोविलाई भी होते हैं इंटेस्टाइन में बेटा जी,
माइक्रोविलाई है तो एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे। एनसीईआरटी में वहाँ स्टमक एग्जाम्पल दे रखा है, उसकी जगह आप ये इंटेस्टाइन और गोल ब्लेडर बेटा जी याद रख सकते हो। इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स भी साथ में आ जाती है, बाकी सिंपली आप इसको याद रख लेना। क्लियर है? हाँ, कुछ जगह स्टीरियोसीलिया भी हो सकते हैं बच्चों, कुछ फ्री सरफेस पे स्टीरियोसीलिया भी होते हैं, याद रख लेना। एनसीईआरटी में तो यहाँ मेंशन नहीं कर रखा। सीलिया और स्टीरियोसीलिया दो वर्ड लिखे हैं मैंने। सीलिया जिनमें मूवमेंट होगी कैसी, यूनिडायरेक्शनल, सारे एक साथ जाएंगे इधर, सारे इधर, एक दिशी। स्टीरियोसीलिया में बेटा जी मूवमेंट नहीं होती, वो ऐसे कोनिकल होते हैं। कोनिकल का मतलब ऊपर से नैरो नीचे से ब्रॉड, शंकुआकार। सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनमें गति नहीं होती। स्टीरियोसीलिया, जहां स्टीरियोसीलिया उसको स्टीरियोसीलिएटेड बोल देंगे। जिसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं, एक तो एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडिडाइमिस, एंड बेटा जी वास डेफरेंस। एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस दोनों पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अरे वही वास डेफरेंस जिसको कट करना वासेक्टोमी कहलाता है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ध्यान आया? वही ये सिंपल अपने स्क्वेमस सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, अब सिंपल के साथ अपन बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। तो कंपाउंड में आपको बताया जहां जो लेयर है वो एक से ज्यादा होगी बच्चों, मल्टी लेयर्ड होगी, बहुस्तरीय होगी। कई लेयर आ गई तो थिकनेस ज्यादा है, इसलिए मेन रोल है मैकेनिकल स्ट्रेस, यांत्रिक आघातों से सुरक्षा। जैसे आपकी स्किन, ये कंपाउंड एपिथेलियम है बच्चों, प्रोटेक्ट करेगी, सुरक्षा मेन रोल है। अब कंपाउंड में भी कई एग्जांपल है, जैसे कंपाउंड के लिए बेटा जी मैं बोलूं कि स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर, खूब सारी लेयर आ गई, खूब सारी परतें आ गई। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। आगे वहां तो सिंपल स्क्वेमस था, सिंपल का मतलब एक लेयर थी। यहां मैंने बोल दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्तरित शल्काकार। स्तरित का मतलब जिसमें कई स्तर हो, ये बेटा जी कंपाउंड में आ गए। तो एनसीईआरटी में सीधे एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही समझ लेना आप। तो कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जाम्पल एक तो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी स्किन है बेटा जी। स्किन की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हो? एपिडर्मिस, अधिचर्म। उसके नीचे होती है डर्मिस, चर्म। तो एपिडर्मिस आ रहा है उसमें, एपिडर्मिस है। और बेटा जी एपिडर्मिस में आपको पता है हेयर लगे हुए हैं, आपके नेल्स है, बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन आ गई? बिल्कुल डेड प्रोटीन कैरेटीन होती है, इसलिए हम इसको कैरेटिनाइज्ड भी बोल देते हैं। कैरेटिनाइज्ड डेड सेल होती है बच्चों। ये आउटर लेयर हटती रहेगी, नीचे से नई लेयर फॉर्म करके आती रहेगी। इट्स कंपाउंड एपिथेलियम, प्रोटेक्शन का। इसके अलावा बेटा जी जो अपनी कुछ ग्लैंड्स में भी होती है, क्यूबोइडल है तो वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल अपनी ग्लैंड्स में भी, लाइक पैंक्रियाटिक डक्ट है, सलाइवरी डक्ट है, लार ग्रंथियों की नलिका है, अग्नाशय नलिका है, उनमें कंपाउंड मिलता है। आपका जो बकल कैविटी है बेटा जी, मुख गुहा, बकल कैविटी में अंदर चिक गाल वाला पार्ट, देन फैरिंग्स, ईसोफेगस, इनमें भी ये कंपाउंड एपिथेलियम है। क्लियर? तो कंपाउंड का मीन मल्टी लेयर है, कई परतें हैं। कई परतें तो बेटा जी मेन काम प्रोटेक्शन से रिलेटेड आप मान सकते हो। जैसे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्किन है, स्किन की आउटर कवरिंग को क्या कहा? अधिचर्म, एपिडर्मिस। 5 लेयर होती है बेटा जी उसमें, एपिडर्मिस में। और आउटर में बेटा जी केरेटीन भी डिपॉजिट हो गया, सो इट्स कॉल्ड केरेटिनाइज्ड बोल सकता हूं मैं इसको। उसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स में लाइक पैंक्रियाटिक डक्ट, एनसीईआरटी का एग्जांपल सलाइवरी डक्ट, लार ग्रंथियों की नलिकाएं हैं ना बच्चों, उनमें अपनी बक्कल कैविटी, मुख गुहा जिसमें चिक गाल का अंदर वाला एरिया आ गया, आगे ग्रशनी, फैरिंग्स आ गई, ईसोफेगस आ गई, उन सब में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो दोनों आ गए, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। एक लेयर है तो मेन रोल डिफ्यूजन ओर में होगा, और मल्टी लेयर है तो बेटा जी डिफ्यूजन ओर में तो रोल लिमिटेड होगा ही नहीं। मेन रोल इनका प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस। बेस्ट एग्जांपल आपकी स्किन, स्किन की भी आउटर कवरिंग कौन? एपिडर्मिस, अधिचर्म। क्लियर है? अब बच्चों जैसे मैंने एपिडर्मिस के लिए आपको बोला कि एपिडर्मिस, एपिथीलिया, एपिथीलिया टिश्यू की बात करें ना, एपी का मतलब अपॉन, थीलिया का मतलब ग्रोथ, एक ऐसा टिश्यू जो किसी और टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। ये बात हमने क्यों बताई? तो उसका भी बेटा जी एक इंपॉर्टेंट रीजन समझ लियो कि जो एपिथीलियल टिश्यू की सेल्स है, टिश्यू है तो सेल्स का ही तो बनेगा। एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स बेटा जी बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल पास पास होती है। ये में एक एपिथेलियल की टिश्यू की सेल है, ये दूसरी है, सेल्स बेटा जी बिल्कुल पास पास। तो सेल्स जितनी क्लोज होगी, क्लोजेस्ट होगी, उतना ही बीच में स्पेस कम होगा। तो यहां बेटा जी जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, वो कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। सेल के अंदर इंट्रा बोलते हो, सेल के बाहर इंटर बोलते हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम, बिल्कुल सेल पास। और बच्चों जब सेल इतनी क्लोज होती है, इतनी पास होती है, जब सेल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ब्लड सप्लाई,
अरे कहां से आएगा ब्लड, जगह ही नहीं मिली, तो ब्लड सप्लाई होती नहीं। तो एपिथेलियल में बच्चों ब्लड सप्लाई नहीं है, इसलिए एक वर्ड यूज करते हैं एपिथेलियल टिश्यू एवेस्कुलर होता है, नॉन वेस्कुलर, असंवहनीय। वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल्स, तो एवेस्कुलर का मतलब इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होगी, रक्त आपूर्ति नहीं होती। अब दिमाग में बात आई कि सर बिना ब्लड के तो न्यूट्रिशन कौन देगा, ऑक्सीजन कौन देगा, सेल जिंदा है, लिविंग सेल है, तो न्यूट्रिशन कहां देंगे। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल हमेशा वृद्धि करेगा किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर, संयोजी उत्तक, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की सेल बेटा जी दूर दूर होती है, उनके बीच में प्रॉपर स्पेस है, स्पेस के अंदर कौन आ गई, ब्लड वेसल्स आ गई, तो वहां से वो एपिथेलियल भी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मान लो मेरा कनेक्टिव टिश्यू याद बेटा जी, ये एपिथेलियल, एपिथेलियल ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव, कनेक्टिव से वो क्या लेगा, ब्लड सप्लाई उसको कनेक्टिव से मिलेगी, क्योंकि एपिथेलियल में खुद की ब्लड वेसल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेल्स बिल्कुल क्लोज है, बीच का स्पेस ही कम है, नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। आगे बात समझ। तो आपसे बोले कि अगर भाई कनेक्टिव टिश्यू हटा दें तो एपिथेलियल की ग्रोथ नहीं होगी, वो फुल्ली डिपेंड है किस पर, कनेक्टिव। अब एक ये छोटी सी बात भी याद रख लेना बच्चों, एपिथेलियल और कनेक्टिव डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं, चिपके हुए नहीं, बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, आधारी झिल्ली आती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल और कनेक्टिव के बीच कौन आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, दोनों को सेपरेट करती है। थिन होती है वैसे तो, नॉन लिविंग थिन लेयर्स होती है, इसी से न्यूट्रिएंट वगैरह कनेक्टिव से एपिथेलियल को ट्रांसफर होंगे। अब एक पॉइंट बच्चों इसमें ग्लैंड्स आता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल उपकला, ऐसी एपिथेलियम जिससे ग्लैंड्स बनती है, ग्रंथियां बनती है, उसको क्या बोल देंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्स का क्या है, सिक्रीशन, ग्लैंड्स किसी न किसी प्रोडक्ट को स्त्रावित करेगी, सिक्रीट करेगी। तो बच्चों नाम ही जब ग्लैंड्स आया तो कौन सी सेल दिमाग में आई, क्यूबॉइडल। हाँ कुछ में कोलमनर भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वो भी मेंशन कर सकते हो, बाकी मेन बेटा जी ग्लैंड्स में कौन सी सेल रखोगे आप, क्यूबॉइडल, एपिथेलियम से बनी है, काम है सिक्रीशन। अब बच्चों जहां सिक्रीशन का रोल आता है ना, तो एक साइटो ऑर्गेनल्स भी काम आता है, गोल्जी बॉडी। हाँ तो ग्लैंड्स वाली सेल में मेनली गोल्जी बॉडी ज्यादा होते हैं बच्चों। जैसे होता है ना किसी सेल का रोल, मान लो प्रोटीन सिंथेसिस है बेटा जी, तो उनमें कौन सा साइटो ऑर्गेनल्स ज्यादा होगा, राइबोसोम, RER। एनर्जी प्रोडक्शन का काम है तो कौन ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे जिसका मेन रोल सिक्रीशन है, उसमें गोल्जी बॉडी की बेटा जी रोल रहेगा। क्लियर। तो ग्लैंड्स का काम है सिक्रीशन। अब ग्लैंड्स आपके अलग अलग टाइप की दे रखी है बच्चों। एक टाइप बता रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, बना हुआ है क्वेश्चन, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बनी, एक ही सेल है, और मल्टी सेलुलर का मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स, बंच ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, कई कोशिकाओं से मिलकर बनती है। डायग्राम भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, डायग्रामेटिक भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यूनिसेलुलर के 2 ही एग्जांपल है, दोनों बच्चों याद रखोगे आप। एक दे रखा है गॉबलेट सेल, चषक कोशिका, कलश कोशिका, एक दे रखा है पेनेथ सेल। गॉबलेट और पेनेथ दोनों आपकी एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन में मिलेगी। गॉबलेट सेल से जहां म्यूकस आता है, श्लेष्मा आता है, पेनेथ सेल्स भी बेटा जी कुछ एंजाइम और वो बोलते ना एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम टाइप कुछ केमिकल रिलीज करती। बोथ आर यूनिसेलुलर ग्लैंड, दोनों कहां मिलेगी, इंटेस्टाइन में। कौन कौन सी, गॉबलेट और पेनेथ। नाम भेजे में घुसा लियो। फिर बच्चों मल्टी सेलुलर, रिमेनिंग सारी मल्टी सेलुलर है, सलाइवरी ग्लैंड्स, बाकी जो बची हुई सारी बहुकोशी की ग्रंथियां। तो ये तो किस बेस पर आया, ये आया नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे। एक दे रखा है बच्चों डक्ट होती है कि नहीं उस बेस पर, तो हमें पता है जिस ग्लैंड के पास खुद की डक्ट है वो तो बेटा जी एक्सोक्राइन कहलाती है, बहिस्त्रावी, डक्टेड। और जिसके पास डक्ट नहीं है वो एंडोक्राइन है, डक्टलेस है, नलिका विहीन है। हाँ पोरिंग की बेस भी बता देते हैं, स्रावित पदार्थ के बेस पर भी। तो बेटा जी जो एक्सोक्राइन है उनके पास खुद की डक्ट होगी, तो जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, लाइक सलाइवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियों से जो सलाइवा लार आता है बच्चों, क्या वो ब्लड के थ्रू जाता है, नहीं, उसके पास पर्सनल क्या है, डक्ट है, डक्ट लेके जाएगी। स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियों के पास भी डक्ट है, डक्ट के थ्रू आएगा। मेमरी ग्लैंड, इन सब के पास डक्ट होती है बच्चों। और जो डक्ट लेस होती है, जिनको आप एंडोक्राइन बोलते हो, वो बेटा जी हार्मोन रिलीज करेगी। और हार्मोन ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। हार्मोन को लाने ले जाने का काम किसका है, ब्लड का है, क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास खुद की डक्ट नहीं होती। इसलिए बेटा जी एंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, डक्ट लेस ग्लैंड।
नलिका विहीन, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आगे ना, तो इनके हार्मोन हमेशा ब्लड के थ्रू जाएंगे। और एक्सोक्राइन के पास अपनी डक्ट होती है, तो सलाइवा, ये स्वेट, मिल्क, बेटा जी ईयर वैक्स कान में होती है ना, कान की मोम ईयर वैक्स बोलते हैं अपन, ऑयल ग्लैंड भी होती है जहाँ से ऑयल आता है आपकी बॉडी में, ये सब डक्ट के थ्रू आते हैं। हार्मोन हमेशा ब्लड के थ्रू आते हैं, वो डक्टलेस है। एक कैटेगरी यहां तो नहीं दे रखी, आपने सुना है बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड भी सुनिए, मिश्रित ग्रंथि, कंपाउंड कंपोजिट ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है, हम उसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। बिल्कुल दिमाग में एग्जांपल आपके आ रहा है, पैंक्रियाज, अग्नाशय, मिक्स्ड है बच्चों। वो हार्मोन भी रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन आए, अल्फा सेल का ग्लूकागोन, बीटा सेल का इंसुलिन, वो तो हार्मोन है, हार्मोन ब्लड के थ्रू जाएगा। और बेटा जी उस पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस भी बाहर आता है, जिसमें फूड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, उस वाले पोर्शन को लेकर जाती है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो डक्ट भी है और हार्मोन भी आ रहे हैं, तो एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, तो मिलकर के हम उसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड, मिश्रित ग्रंथि। हालांकि बेटा जी उसका मोर देन 98% पार्ट तो एक्सोक्राइन ही होता है, इसलिए मेनली वो एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है पैंक्रियास। 1-2% जो पोर्शन ना वो एंडोक्राइन होता है, जिसको आप आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हो। इट्स एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास। ये कुछ ग्लैंड्स की बात की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें गोल्जी बॉडी, मेनली क्यूबोइडल सेल्स, हाँ कोलमनर भी मिल सकती है, एक देना हो तो क्यूबोइडल मेंशन करोगे बच्चों आप। तो एपिथेलियल टिश्यू दोनों टाइप आ गए, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल आ गए। सिंपल के इनके अपन ने टाइप्स भी बेटा जी, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके एग्जांपल आपने डिस्कस कर लिए, ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली। अब एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, सेल जंक्शन, वो मैं साथ ही बता देता हूं बच्चों। कोशिका संधियां, वेरी इंपॉर्टेंट। तो या तो इस टिश्यू के एग्जाम्पल जो बताएं आपको वहां से क्वेश्चन, या ये सेल जंक्शन वाले पॉइंट से। तो सेल जंक्शन नाम से समझ रहे हो बच्चों, कोशिका संधियां, दो जो निकटवर्ती, जो नेबरिंग सेल्स है, एडजेसेंट सेल्स है, उनकी मेम्ब्रेन के बीच का कनेक्शन, दो सेल के बीच का कनेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेल जंक्शन, कोशिका संधि। अब वैसे तो बच्चों सेल जंक्शन सभी प्रकार के टिश्यू में मिलते हैं, इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल में भी, कनेक्टिव में भी, नर्वस में भी, मसल्स में भी, चारों टिश्यू में सेल जंक्शन मिलते हैं। लेकिन मेनली अगर सेल जंक्शन पूछा जाए, अगर आपको एक आंसर सेलेक्ट करना हो तो आपका आंसर जाएगा मेनली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक में। इसका रीजन भी अभी आपके दिमाग में आ जाएगा, बिकॉज बेटा जी एपिथेलियल टिश्यू की सेल बिल्कुल पास क्लोज होती है। तो जितनी सेल क्लोज हुई उतनी मेम्ब्रेन क्लोज है, तो दो मेम्ब्रेन के बीच का कनेक्शन ही क्या है, सेल जंक्शन। 3 टाइप के जंक्शन आपके सिलेबस में दे रखे हैं। पहला बेटा जी बता रखा है टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि, नाम ही टाइट है, इससे दोनों सेल की जो बेटा जी मेम्ब्रेन है टाइटली कनेक्ट होती है, दो सेल पास की सेल की मेम्ब्रेन टाइटली, दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। और उसका बेनिफिट होता है प्रिवेंट लीकेज, ये सेल से रिसाव को रोकती है, लीकेज को रोकती है। दो सेल मेम्ब्रेन को टाइट जोड़ दिया, लीकेज को रोकने का काम करेगा। एक सेकंड बेटा जी दे रखा है एडहेरिंग जंक्शन, आसंजी संधियां, हिंदी के एनसीईआरटी में थोड़ा करेक्शन है, वो सुन लियो आप वो भी। एडहेरिंग जंक्शन बेटा जी आसंजी संधियां, डेस्मोसोम वर्ड भी यूज करते हैं। ये परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह काम करती है, और दो सेल की मेम्ब्रेन को चिपकाने का रोल है इनका भी, सीमेंटिंग का काम, सीमेंट की तरह जोड़ देगी, एडहेरिंग। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा जी, दैट्स कॉल्ड गेप जंक्शन, अंतराली संधियां, नेक्सस वर्ड भी इनके लिए यूज किया जाता है। और गेप जंक्शन का मीन हो गया, इनमें दो मेम्ब्रेन के बीच गेप आएगा, इस गेप से बेटा जी दोनों सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाते हैं, और साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो गए तो एक्सचेंज ऑफ आयन, तो आयंस का आदान प्रदान, आयंस का विनिमय इन गेप जंक्शन के थ्रू होता है। मान लो एक सेल के पास किसी आयन की डेफिशिएंसी हुई तो बेटा जी वो दूसरी सेल से ले लेगा वाया गेप जंक्शन, अंतराली संधियां। हाँ, प्लांट्स में आपने सुना है प्लाज्मोडेस्मेटा, सुने ना, प्लांट्स के रेफरेंस में प्लाज्मोडेस्मेटा। तो यहां बेटा जी कौन से 3, पहला टाइट जंक्शन, लीकेज को रोकेगा, एडहेरिंग जंक्शन, आसंजी संधियां, परफॉर्म सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह काम करेगी, और गेप जंक्शन जहां से आयंस वगैरह का या दो साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ गई सेल के, वहां से उन आयंस और वगैरह का क्या होगा, एक्सचेंज, स्मॉल आयंस और कभी कभी बड़े आयंस का भी बेटा जी एक्सचेंज हो सकता है। क्लियर? तो आज वाले इस वीडियो में बेटा जी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, टिश्यू, और टिश्यू में भी कौन सा उठाया, एपिथेलियल टिश्यू, जहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है।
तो एपिथेलियल टिश्यू के लिए आपको बता दिया मैंने, एवेस्कुलर है, खुद की ब्लड वेसल्स नहीं होती, ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा, वहीं से न्यूट्रिशन वगैरह बेटा जी ये रिसीव करेगा। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू के बीच कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, आधारी कला होती है। और एक ऐसा टिश्यू एपिथेलियल जो तीनों जर्मिनल लेयर से बनता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से और मेसोडर्म, तीनों से बनता है बच्चों। ये फिर दो टाइप का था एपिथेलिया। एपिथेलियम में दो थे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में एक लेयर होती है, कंपाउंड मल्टी लेयर है, प्रोटेक्ट का काम करेगा। लाइक स्किन, स्किन आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है। आउटर एपिडर्मिस, 5 लेयर होती है बेटा जी इसमें। अब सिंपल के आपने सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कोलमनर की बात की, और अगर बेटा जी सीलिया फ्री सरफेस पर है तो सीलिएटेड एपिथेलियम बोल दिया था आपने। माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर थे जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अगर स्टीरियोसीलिया आ जाए देन इट्स कॉल्ड स्टीरियोसीलिएटेड। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना आप। कंपाउंड में आपको बता दिया जब मल्टी लेयर था, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड उसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं। स्किन की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक डेड प्रोटीन कैरेटीन आती है, सो इट्स कॉल्ड कैरेटिनाइज्ड, वर्ड हमने यूज कर लिया था। फिर बेटा जी ग्लैंड्स की बात की तो ग्लैंड्स में भी एपिथेलियम होती है, सो इट्स कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्रंथिल उपकला जो सिक्रीशन का काम करेगी, स्त्रावण का। अब वो सेल्स के बेस पर आपको बता दिए थे, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन मिक्स्ड तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। सेल्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैनेथ सेल एंड गॉबलेट सेल्स। फिर बेटा जी हमने ये सेल जंक्शन के बारे में डिस्कस किया। वैसे तो हर टिश्यू में होते हैं, बट एक आंसर देना हो तो मेनली फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, उपकला, उत्तक। क्लियर? तो आज का बेटा जी ये जो आपका बूस्टर डोज था वो एपिथेलियल टिश्यू पर बेस्ड था। सब इस बूस्टर डोज में पूरा एपिथेलियल आपका प्रॉपर्ली कवर हो गया, तो अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, मिलता हूं बेटा जी मैं आपको अगले बूस्टर डोज में एक फिर नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।